बहुत आदरणीय महेश शर्मा जी, इन्होंने बाबा जी की 2 पुस्तकों को मराठी और गुजराती में अनुवाद किया है। जीवन विद्या एक परिचय नाम की जो बाबा जी की पुस्तक है उसको आपने मराठी और गुजराती में अनुवाद किया है और अभी भी निरंतर अध्ययनशील रहते हैं। और दूसरा इनका एक और परिचय है कि जो यहाँ मुंबई की एक प्रतिष्ठित संस्था है जियालाल ट्रस्ट, सुरेश वाडकर जी का आपने नाम सुना होगा, उस ट्रस्ट के आप ट्रस्टी भी हैं। इसके बाद में डॉक्टर दाइमा से चाहूँगा कि वो भी थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करें। समय थोड़ा सा। आदरणीय पिताजी, हम उन्हें पिताजी बोलते हैं। मेरा जन्म ऐसे क्षत्रिय परिवार में हुआ। शिक्षा और समृद्धि और संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं रही। मैं 9 साल की उम्र से घर छोड़ के मूंगफली बेच के अपना शिक्षा अध्ययन पूरा किया और उसके बाद शिक्षक बना, डॉक्टर बना। और उसके बाद जो तकलीफ थी पूजा पाठ वो करते करते कई मन में एक पीड़ा थी, गृहस्थी बनाई, सब कुछ हुआ। और किसी कार्यक्रम में हमारे बाबा जी के दर्शन हुए और हमारे पिता पुत्र का संबंध हुआ। उसके बाद कुछ लगा कि जीवन में कुछ बात हुई है। और आज मेरे मन में ये पीड़ा थी कि बाबा जी की जो धरोहर है, जो अमूल्य वस्तु है, कैसे लोक व्यापीकरण होगी, मैं बड़ा चिंतित रहता था। लेकिन अभी मैं देखता हूँ हमारे आने वाले बड़ी भाई सुरेश जी और सुनीता ने जो काम किया है यहाँ आकर के, मेरी तो इच्छा ही नहीं मैं ऐसे जाऊँ। इतना अच्छा कुछ काम किया, बड़ा मन लगा, बड़ी प्रसन्नता हो गई। अब तो आश्वासन मिल गया है कि ये सब काम पूरा होने जा रहा है, इसमें कोई विलंब नहीं है। मैं बड़ा धन्यवाद दूंगा समय जी को और हमारे त्रिमूर्ति बैठे हुए सबका धन्यवाद करते हुए एक छोटी सी कविता कहूँगा, समय समाप्त कर। जीवन और शरीर 2 अलग है, उस पर मैंने कुछ लिखा है। मन से खुले खुले हम सब, बंधे बंधे से तन है, धनवान कहे चाहे जितना, पर हर बंधा निर्धन है। नहीं समझे वो निर्धन है, क्योंकि तन पर कपड़ा बस के जोड़ी, पेट में आटे की कुछ रोटी, 3 सात का लगे बिछोना, बाकी बातें झूठी। कह लो खुद को पंडित ठाकुर, एक समान सब के तन है, धनवान कहो चाहे जितना, ना समझे वो निर्धन है। हीरा मोती चांदी सोने से सब्जी रोटी नहीं बनती, धरती सूरज चांद बिना जीवन गाड़ी नहीं चलती। अस्थि मज्जा और मूत्र पर तेरा ये सुंदर तन है, धनवान कहो चाहे जितना, ना समझो वही निर्धन है। राजा ऋषि देव मुनि ज्ञानी जी नहीं सकते बिन हवा और पानी, सबसे महंगी मिले मुफ्त में, इतनी अच्छी बात नहीं पहचानी। है खुद पर अभिमान तो थोड़ी उम्र बढ़ाकर देखो, थोड़ा दिल धड़का कर देखो, थोड़ा सा प्यार खरीदो, थोड़ा सुख ला कर देखो। नहीं हाथ में प्राण तुम्हारे, ये तो प्रकृति का धन है, धनवान कहो चाहे जितना, नहीं समझे वही निर्धन है। धन्यवाद, सबको प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर दाइमा जी के बेटे और इनका पूरा परिवार जो है कैसे आपस में एक हारमोनी में जी सकते हैं, उसका एक अच्छा प्रमाण है। और अभी आप लोगों ने जीवन विद्या पे आधारित एक सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश किया है। बाबा जी उसका समझ लीजिए उद्घाटन करने के लिए, उद्घाटन तो नहीं होता, सिर्फ आशीर्वाद ही देने जा रहे हैं, लेकिन बाबा वहाँ पर इंदौर पधारने वाले हैं 29 तारीख को, है ना। 29 तारीख को, 29, 30 और 31 3 दिन बाबा जी रहेंगे। 1 तारीख को वहाँ से इंदौर से फिर रायपुर पहुँचेंगे। तो हाँ, हम लोगों के साथ हम लोगों के बीच में संदीप पांडे जी भी हैं। संदीप पांडे जी के बारे में बाबा जी ने आप लोगों को अवगत कराया ही है। आप बहुत चिंतक हैं ही। और एक और तमगा बाबा जी की भाषा में आपके साथ जुड़ा हुआ है। आपको मैक्से से सम्मानित किया गया था, जो एक बड़ा प्रतिष्ठित सम्मान है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कम से कम 2 मिनट जरूर। बहुत आभारी हूँ सुरेश जी का, जिन्होंने बहुत दिनों के बाद बाबा जी के दर्शन कराए। इधर एक अर्सा हो गया था। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मन में भी पीड़ा रही है, और बाबा जी से मिलने के बाद
वो और तेज हुई। कुल मिला के जो बात है एक मानवीय समाज बनाने की, जो मनुष्य का उद्देश्य है, जिसमें उसका सुख है और सभी मनुष्यों का सुख है, और प्रकृति के साथ भी जो एक तालमेल बनाने की बात है, जिसको समाधान के रूप में आपने व्याख्यायित किया है। तो मैंने उसको जिस तरह से समझा है मैं आपको आपके सामने रखूंगा। मुझे लगता है कि जो हमारा काम है मनुष्य के रूप में, वो ये कि मनुष्य के रूप में हमने अपने को बांटने के जितने तरीके बनाए हैं, वो जाति के नाम पे हो सकता है, धर्म के नाम पे हो सकता है, वर्ग के नाम पे हो सकता है, राष्ट्र के नाम पे हो सकता है, सत्ता में बैठे हुए लोग और सत्ता से वंचित लोग उसके बीच में हो सकता है, औरत आदमी के बीच में हो सकता है, कर्मचारी मालिक के रूप में हो सकता है। ऐसे जितने तरीके हैं, ज्ञान के अहंकार के रूप में भी हो सकता है। तो ये जितने तरीके हैं जिसमें कि एक मनुष्य अपने आप को दूसरे मनुष्य श्रेष्ठ मान लेता है, ये है हमारी सारी समस्याओं की जड़। और इन बांटने वाले तरीकों से निजात पाके हम दूसरे मनुष्य का उस रूप में सम्मान करें जैसा सम्मान हम दूसरे से चाहते हैं। इस तरह की एक व्यवस्था जो बनाने का काम है, उसमें जीवन विद्या से प्राप्त समझदारी के बाद हमें लग के उस काम को करना है, और उसमें मेरा पूरा विश्वास है और उसमें मैं लगा हूं। एक जो मुझे खतरा दिखाई पड़ता है वो मैं इसके प्रति आगाह कर दूं कि बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो विचार के रूप में तो बहुत सारे लोगों को आकर्षित करते हैं, लेकिन उससे आगे बात नहीं जाती है, और फिर भी वो एक समुदाय बन जाता, और फिर वो एक समुदाय बन के रह जाता है। और इसमें मुझे ये खतरा बहुत दिखाई पड़ रहा है। तो इस विचार के आधार पे वो व्यवस्था के निर्माण के काम में हम लगे और वो दिखाई पड़े, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर हम अगली पीढ़ी में भी यही कहेंगे कि वो साधना का फल जो है मनुष्य जाति को नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप पांडे जी शिक्षा में विशेष रूप से काम करते हैं। आपका एक आशा फाउंडेशन जिसका आपने सृजन किया, वो पूरी दुनिया में उसका नेटवर्क है। शायद दुनिया के अधिकांश देशों में आशा फाउंडेशन नहीं, मैं थोड़ा सा गलत हो गया। हाँ मतलब शिक्षा से मैंने काम शुरू किया था। आशा गलत नहीं है ना? नहीं, वो बात सही। शिक्षा का काम मैंने शुरू किया था, ये बात सही है। लेकिन जिस लड़ाई को मैं सबसे कठिन लड़ाई मानता हूँ, वो लड़ाई है अमीर और गरीब के बीच की खाई को दूर करने वाली लड़ाई। और आज मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर मैं किसी गांव में किसी गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार को उसके 35 किलो का अनाज दिलवा सकता हूं, एक परिवार को भी, तो मेरा यहाँ धरती पे आने का जो औचित्य है, प्रयोजन है, वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि उस लड़ाई में आपको सारी व्यवस्था से जब जूझना पड़ेगा तो उसकी पेचीदगियां आपको सब समझ में आ जाएंगी, और इस धरती पे एक समता मूलक मानवीय समाज का निर्माण कैसे हो, वो कितना कठिन काम, ये समझ में आ जाएगा। मेरे अनुभव में बहुत अपने आप को समझदार मानने वाले व्यक्ति भी अपने साधनों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। जो अपनी जरूरत से ज्यादा साधनों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो इस धरती पे रहने वाले बहुसंख्यक गरीब लोगों के साथ उसको नहीं बांटना चाहते। ये सबसे कठिन लड़ाई है, और इसमें मैं लगा। शिक्षा विषय का काम तो हमने छोड़ दिया बहुत पहले। कैसे लगे साहब, ये नहीं बताया लगे? हम लोग जो पंचायतों के माध्यम से जो विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली है,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून है, तो इसका लाभ पूरा पूरा मिले लोगों को, इसका प्रयास हम लोग करें। उत्तर प्रदेश मेरा कार्य क्षेत्र है, हरदोई जिले में एक आश्रम है, आशा आश्रम के नाम से, तो वहाँ के ग्रामीण इलाके में हम लोग पंचायतों के स्तर पे ये काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपने अधिकारों के प्रति उनको हक दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि संगठन में इस किस्म की समझदारी विकसित हो जो जीवन विद्या से आती है, कि इंसान के रूप में हम दूसरे इंसान को भी उतना ही सम्मान दें जैसे जितना कि हम उससे चाहते हैं। इसकी आवश्यकता नहीं रहे, इसके लिए क्या करना है? किसकी आवश्यकता? 33 किलो अनाज जो आप प्रयास कर रहे हैं व्यवस्था से करके हम उत्पादित कर 33 किलो अनाज की आवश्यकता नहीं रहे आदमी को। अनाज की आवश्यकता, अनाज की आवश्यकता तो रहेगी, सभी को समृद्धि हो जाए, वो तो रहेगी ही ना। साधनों का बंटवारा इस तरीके से हो कि सबकी आवश्यकताएं पूरी हो, इस तरह की व्यवस्था बननी चाहिए ना। पर उस व्यवस्था को बनने में जिस वर्ग से हम और आप आते हैं वो बाधा बन रहा है इस समय। आज देखो सबसे संपन्न देश अगर अमेरिका है, वहाँ 35 किलो अनाज की व्यवस्था नहीं, क्योंकि अपनी जो बेसिक प्रॉब्लम है कि समतामूलक, दुनिया में आज तक कभी समतामूलक समाज रहा नहीं। भगवान ने जो चीज़ समाज नहीं बनाई, ज्ञान से, विज्ञान से, आदमी के रंग से, उस चीज़ के लिए हम प्रयास करेंगे तो हमारे प्रयास विफल ही रहेंगे। कि मार्च से लेके अभी तक पूरे देख लो, हम लड़ाई लड़ रहे हैं 35 किलो के लिए। आज साधन संपन्न कोई भी व्यक्ति है, वो कोई नहीं चाहेगा कि उसको वितरित करें, कर देवे, दैट इज वेल एंड गुड। पर जरूरत नहीं रहे आदमी, उसके लिए पूरी व्यवस्था को चेंज करना रहेगा। व्यवस्था का अनुबंध के, व्यवस्था में हिस्सा दिला के अपन कभी उसको चेंज नहीं कर सकते। राजाश्रय पाके राष्ट्रीय कुछ नहीं लगा सकते। अभी मैंने इसके लिए एक मैनिफेस्टो निकाला है, आप कहे तो आपको देता हूँ। मैं भी इलेक्शन में लड़ा इसी, ठीक है थाने डिस्ट्रिक्ट और आप भी समाजवादी विचार से जुड़े हुए हैं, लालू प्रसाद यादव की पार्टी। नहीं बिल्कुल नहीं। क्या हमने अपनी एक नहीं, हमने खुद अपनी एक पार्टी राष्ट्रवादी जनता पार्टी महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड की है। हमें लगा कि कोई भी जो राजनीतिक पार्टी है वो समाधान नहीं दे रही। एक जिज्ञासु के नाते हमने सोचा कि कई चीजें ऐसी छोटी छोटी चीजें आज आम आदमी को पानी पीने के लिए नहीं मिलता। 10 रुपए में मिनरल वाटर की बोतल अपन दे रहे हैं, जबकि इसकी कॉस्ट आती है 15 नया पैसे। मैंने कहा व्हाट आई कैन डू एज ए पर्सन इन दिस सोसाइटी, कि आम आदमी पहले अपने लिए करता है, परिवार के लिए करता है। भी कितने साधन चाहिए, पूरी दुनिया में भगवान ने चिड़िया है, गाय है, भैंस है, ये संग्रह नहीं करते हैं तो सब सुखी है, सब कोई भूखा नहीं सोता। पर आम सिर्फ आदमी ऐसा है कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा की लालसा करता है, उसमें दूसरों को तकलीफ होती है। आधे आदमी भूखे सो जाते हैं, 35 किलो के लिए इनको लड़ाई करनी पड़ती है। तो हमने कहा कि व्हाट वी कैन डू एज ए पर्सन, भी अभी अपने को जितनी जरूरत है उतना हो गया, तो अभी अपना पूरा जीवन समाज और देश के लिए रख दिया। उसके लिए भगवा कपड़े पहन हुए बहुत बढ़िया, नहीं पहने समझे गृहस्थी होकर भी आदमी साधु का काम कर सकते हैं। मैंने परिवार को एक तरह से छोड़ दिया, और अभी मुझे बहुत खुशी है कि सोमिया साहब के आशीर्वाद से पहली यूनिट हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ से कि कोई भी आदमी आए मिनरल वाटर उसको फ्री मिले। ऐसे में पूरी बॉम्बे के अंदर 200 यूनिट लगा रहा हूँ कि हर रेलवे स्टेशन के बाहर में कोई भी आदमी आए उसको पानी जो है मुफ्त में मिलेगा। 8 से 10 लाख लोग जो है पानी मुफ्त में मिलेंगे। दूसरा मेरा काम है कि पेड़ लगाने का। रेलवे स्टेशन, रेलवे के जो दोनों प्लेटफॉर्म है, 1984 से जो मैं आया है राजस्थान से BSc करके, तो मैंने देखा कि यहाँ पेड़ नहीं है, तो उसके लिए कोई ज़्यादा साधनों की या उसकी जरूरत नहीं है। रेलवे के दोनों ओर हमने अरण्य के बीज डाल दिए। मंथ ऑफ जुलाई एक किशोर भाई गुजराती थे, तो वो अनाज का ही काम करते थे मस्जिद मंदिर में, तो उनसे हमने तो 80 या 90 पैसे किलो रहते थे अरण्य के बीज। आप कभी रेलवे में जाएंगे दोनों ओर, तो दोनों ओर वो पेड़ लाखों की संख्या में, बिकॉज दे आर जस्ट लाइक जीरो फैक्ट्स, अपने आप गिर जाते हैं, उग जाते हैं। दे आर ऑक्सीजन हाउस ऑफ मुंबई। ये पवई की पहाड़ियों पे हमने सोचा इस पे जो गुजरात और राजस्थान में जो आते हैं ये बम्बुल के बीज आते हैं, हमने सोचा इस पे हेलीकॉप्टर से बीज गिरा दें तो ये पूरी पहाड़ियाँ एकदम ग्रीन हो सकती है। तो समाज के लिए कुछ ना कुछ काम करने की ललक, उसके लिए अभी हमने एक पार्टी बनाई है, इलेक्शन लड़ा। और आपको ताजुब होगा कि बिना पैसा खर्च किए मैंने अभी कल परसों के रोज जाके मैंने इलेक्शन में खर्चा दिया अपना 1100 रुपया मेरा खर्च हुआ पूरे इलेक्शन लड़ने में, और सबसे कम खर्च में सबसे ज्यादा वोट मेरे को मिले।
सबसे 1100 रुपया मैंने इलेक्शन में खर्च करके 3500 वोट दिए। बात 3500 का नहीं है, धीरे धीरे अपनी बात हमने मैनिफेस्टो बनाया। तो वही सवाल आता है कि धर्म जो है, समाज तो धर्म से जुड़ा हुआ है, पर धर्म अपनी जिम्मेदारी से विमुख है। धर्म जीवन के लिए कुछ कर नहीं रहा है, कोई कंडीशन नहीं डाल रहा है कि कोई भी मेरे पेड़ छुएगा या कोई भी करेगा, एक पेड़ लगा के आएगा। हमने अपनी पार्टी में, पूरे हिंदुस्तान में कोई पार्टी ऐसी नहीं है, हमने इसमें कंडीशन लगा दी, कोई इसका मेंबर बनेगा तो उसको 5 पेड़ लगाने पड़ेंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी जो अपन बोलते हैं धरती जो है गंदगी हो गई है, धरती में एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, तो हमने उसमें कंडीशन लगाई कि जो भी राजनीतिक कार्य करना चाहे उसके लिए कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए कि 5 पेड़ लगाएगा, एक ब्लड डोनेट करेगा, 5 स्टूडेंट, 5 आदमी। आज भी 60 साल हो गए हिंदुस्तान को आजाद हुए, तो प्रॉब्लम कहाँ है? हमारे लोगों ने, धर्म में, समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने प्रॉब्लम को समझा नहीं। 1947 में अगर एक लाइन का नियम बन जाता, जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब अम्बेडकर, कि कोई आदमी गधे घोड़े पे चिन्ह नहीं लगाएगा, नाम लिखेगा आदमी का रामलाल श्यामलाल, तो जितने भी नेता लोग हैं हमारे सारे हिंदुस्तान के लोगों को अभी तक पढ़ा चुके होते थे। लाठी जी थोड़ा यस, थैंक यू। प्रॉब्लम ये लाठी जैसे समय में खिलाया पाते। 6 दिन से जो है कई मीटिंग्स में रहे हैं, सब में रहे लगभग, तो थोड़ा सा आपका फीडबैक भी हम लोग सुनना चाहते हैं। बाबा जी के साथ आपने इतना समय गुजारा उसका। ओके, आप कहना है? हाँ, आप हवाई तो हम सुनना चाहिए। वो आज्ञा नहीं है ना, ठीक है, मैं उनको खुद तो करना नहीं इसके चाहिए। भी कर सकते हैं आप, नहीं, और कोई आप सबको देखना है। बाबा, मैं तो भाषण बहुत कम देता हूँ और मेरी समझ में कई चीजें बाहर है। बाबा जी की शिक्षा भी है ना, वो अंदर नहीं जा पहुंची। मेरे को तो पर भी थे, लेयर कहते हैं जमीन में, कि जिसके नीचे पानी नहीं जाता। आई एम एन impervious layer which does not allow water to go down. So नीरू बहन ने बहुत बढ़िया कहा, सच्चिदानंद जी कमाल कर दिया। उन्होंने कह दिया पूर्ण विराम है, बाद में कोई बोलेगा वो मुझे पता नहीं था। तो मैं खुश हो गया कि पूर्ण विराम का, वो पूर्ण विराम पर मेरा भी पूर्ण विराम। उसके बाद 2 लोग बोले तो मैंने सोचा तो बोलना ही पड़ेगा। मैं अपने विचार हर एक मीटिंग में रखे हैं और मैं कहता हूँ मैं फैसिलिटेटर हूँ, मैं फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूँ, मैं भाषण नहीं देता हूँ और मैं सबको साथ में रखता हूँ। तो क्षमा चाहता हूँ, मेरा एक ही गुरु नहीं है, प्रणवानंद जी मेरे गुरु हैं, अभी सच्चिदानंद जी गुरु हैं। तो बात यह है कि सबको स्वागत है। और स्वामी विद्याविहार एक बहुत बड़ी विश्वविद्यालय जैसी लेबोरेटरी है, वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन इसमें एक बात यह है कि सब विचारों का स्थान है, किसी में विचार का अनादर नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ बुद्धिस्ट सेंटर इतना बड़ा वर्ल्ड फेमस बन गया है, लोगों पूछते तुम कब बुद्धिस्ट बन गए? मैं थोड़ा बुद्धिस्ट बना, मैं स्वागत करता हूँ विचारों को। अभी जैन सेंटर बना है, अभी तरक्की नहीं पाया है, तो मैं चाहता हूँ उसकी तरक्की बहुत हो जाए। मैं आई लर्न ऑन द जॉब ऑल द टाइम। मेरी स्कॉलरशिप बनावटी है, जो को सीखा बोल दिया, जो को सीखा बोल दिया। अभी जैनिज्म में और भक्ति मूवमेंट ने उनको जाने दिया, बस रो करके आप भक्ति मूवमेंट तो साउथ में पैदा हुई है, बुद्धिज्म जैनिज्म में साउथ में है, लोग नहीं जानते। जैनिज्म तो समझते ये राजस्थान और गुजरात की प्रॉपर्टी है, जैन बहुत पैसे वाले हैं, जैन मतलब पैसे वाला है, पर मगर पैदा अलवर की भक्ति मूवमेंट साउथ से शुरू हुई। बुद्धिज्म फैला दुनिया भर में दरिया के रोड से, तो कांची से गया, तो वो इतिहास मालूम नहीं है। मैंने जैन शब्द शुरू में बताया कि बहुत मैन्युस्क्रिप्ट अनकलेक्टेड है,
अब तो नर्मदा, मैं कहता आई गिव 1 मिलियन स्टेट ग्रांट, जितने मैंने इसको मिले जमा करो। गुजरात और राजस्थान में मैं भी इतने बच्चों का लाकर नाम बदल देता हूँ, बहुत जमा हुआ है। तो वहाँ के रिसर्च स्टेशन को देखकर मुझे थोड़ा दुख भी हुआ। तो पैसा दिखता है, क्या स्कॉलरशिप नहीं दिखती है। ये जमा करना मतलब नहीं है कि स्कॉलरशिप तो होनी चाहिए, नंबर महीना नहीं है। और मैं खुश हूँ विद्यालय में कि दोनों संस्था, संस्कृति पीठम और बुद्धिस्ट सेंटर दुनिया भर में फैला हुआ है। दुनिया भर में जहाँ जाओ इंटरनेट ऑफ फेम मेरी संस्कृति पीठम से इसके लिए बुद्धिज्म के लिए, इसीलिए हर 3 महीने जाना पड़ता है मुझे। मैं अभी गया था थाईलैंड, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी को मिला, बहुत महंगा मिला था। कई लोग 3000 लोकल से 1500 फॉरेनर को बुलाया थे, उन लोगों ने पूरा खर्चा दिया था। तो मैं देख रहा हूँ कि बुद्धिस्ट भी अभी जमा है, वो बहुत they are becoming very united. Sorry with the language. They are fantastically united, and their presence is also felt. Hindu presence not felt anywhere. बड़े दुख की बात है। एक जाए हमारे पास तत्व चिंतक है, मैं से बाबा जी भी एक बहुत बड़े, मेरी बहन कहती है युग पुरुष है। उन्होंने वेदों को रिवाइज करके नए स्वरूप में हमें दे दिया है। उन्होंने 6000 साल पहले वेद के सामने, उसके बाद सोचना भी लोग समझते हैं गलती है, बाबा के नहीं, क्या मुझे समाधान नहीं हुआ, और उनका मैं खुद ढूंढूंगा जवाब। और आपने बता दिया कि मैंने ये सोचा है। हालांकि हमारे प्रणवानंद जी आ गए, तो सडनली आ गए, उनको मालूम बाबा जी जानते नहीं, उनके विचार नहीं जानते। तो ये बहुत हफ्ते 15 दिन के शास्त्र का विषय बन गया। 10 मिनट में ये विषय नहीं सॉल्व होते, और हम सभी चीजें संदर्भ में देखना चाहते हैं।